फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कंसेप्ट इन 2 मिनट सेशन। आज के इस सेशन में मैं थोड़ा सा 2 मिनट से ज़्यादा का समय लूँगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। आपने पर्याय सर्कुलर टर्निंग्स पर देखा होगा कि एक स्पीड लिमिट का बोर्ड लगा रहता है। कई बार मन में ख्याल भी आया होगा कि आखिर क्या कारण है, ये किसी आधार पर लगा रहता है क्या, या फिर ऐਵੇਂ ही लिख देते हैं। नहीं बच्चों, एक बिल्कुल प्रिसाइज कैलकुलेशंस के आधार पर ही उसे लिखा जाता है। अब वो कैसे लिखा जाता है उसे समझेंगे। सबसे पहले सिटी टर्निंग्स पर बात करते हैं। जब सिटी के अंदर आपकी गाड़ी घूमती है तो उस पर वो कौन सा फोर्स है जो उसे हेल्प करता है घूमने के लिए। ध्यान से देखिए, जैसे कि एक छोटा सा एनिमेशन मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं। ये गाड़ी घूम रही है, ये गाड़ी पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे जरा एलोबरेट करें। अगर आप देखें तो ये गाड़ी जो है, इस पर एक तो mv²/r लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। उस mv²r को बैलेंस करेगा फ्रिक्शन, उसको बैलेंस करने जा रहा है आपका फ्रिक्शन। तो क्या मैं यहां पर यह कह सकता हूं कि ये फ्रिक्शन जो है यही इस mv²/r को बैलेंस कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। तो यहां पर अगर सिंपल फोर्स इक्वेशन लिखें तो mv²/r इज इक्वल्स टू फ्रिक्शन। ठीक है, वेरी सिंपल कैलकुलेशन। मान लो आपने यहां पर वेलोसिटी को इंक्रीज किया, वेलोसिटी थोड़ी सी बढ़ाई। अगर आपने ये वेलोसिटी बढ़ाई तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी इंक्रीज करेगा, कोई बात नहीं, फ्रिक्शन भी इंक्रीज कर लेगा। फ्रिक्शन तो स्मार्ट फोर्स होता है, जितनी जरूरत होती है उसी हिसाब से अपने आप को बढ़ाता है। हाँ के ना, सच बताइए, हाँ के ना दोस्तों, सच बताओ। वेलोसिटी इंक्रीज हुई तो फ्रिक्शन भी अपने आप को एडजस्ट करेगा। अभी फ्रिक्शन की भी तो एक मैक्सिमम लिमिट होती है। आपने पढ़ा होगा कि अगर मैं स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करूं तो दैट इज इक्वल्स टू μs इंटू एन, एंड इट इज एक्चुअली द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। कि भाई इसके आगे की औकात नहीं है इसकी, इतना ही झेल सकता है बस ये। ठीक है, आपने वेलोसिटी बढ़ाई, कुछ हद तक बढ़ाई, तो तब तक फ्रिक्शन सपोर्ट करता रहेगा, तब तक गाड़ी आराम से टर्न होती रहेगी। बट जैसे ही वेलोसिटी उस क्राइटेरिया को क्रॉस करेगी जहां पर फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू ले चुका है, उसके बाद फ्रिक्शन सपोर्ट करने से मना कर देगा, वो अपने हाथ खड़े कर देगा। फिर क्या होगा दोस्तों? फिर इधर वाला जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और अगर वो वाला फोर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फ्रिक्शन उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा और आपकी ये जो गाड़ी है ये उधर की तरफ स्किड हो जाएगी, स्लिप हो जाएगी। पर्याय आपने देखा होगा कि बरसात के टाइम पर ये पर्याय होता है। नॉर्मल डेज में आप उसी स्पीड पे घूम जाते हैं, पर बरसात के टाइम पर उसी स्पीड में आपकी गाड़ी स्लिप कर जाती है पीछे की तरफ। क्यों? क्योंकि बरसात में पानी की एक सतह है, एक लेयर जम जाती है रोड पर, जिसके कारण से जो स्टैटिक आपका कोएफिशिएंट है वो कम हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये कम हो जाता है तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम लिमिट कम हो जाती है, और ये कम हो जाती है तो फिर वेलोसिटी की जो मैक्सिमम लिमिट है वो भी कम हो जाती है। भाई उतना ही तो रोक सकता है वो। तो पर्याय देखा जाता है कि बरसात के टाइम पे आप अपनी यूजुअल स्पीड से अगर चलते हैं और आप थोड़ी तेज चलाते हैं गाड़ी तो आप फिसल जाते हैं। ये हम सभी का कहीं ना कहीं अनुभव रहा होगा। चलिए, ये तो बात है कि भाई फ्रिक्शन की। क्या खाली फ्रिक्शन, चूंकि सिटी के अंदर तो फ्रिक्शन काम कर देता है, पर हाईवेज पर क्या खाली फ्रिक्शन काम कर पाता है? खाली फ्रिक्शन से चल पाएगी? मतलब जो 100-120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ियां घूमती हैं हाईवे पर, क्या वहां पर ये झेल पाएगा? नहीं। तो वहां पर हमें एडिशनल सपोर्ट चाहिए होता है। अब वो एडिशनल सपोर्ट हमें कौन देगा? फ्रिक्शन ने तो अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। तो अब वो सपोर्ट कहां से मिलेगा मित्रों? वो सपोर्ट हमें कहां से मिलने वाला है मित्रों? आपने पर्याय देखा होगा कि जब हाईवे पर आपकी गाड़ी घूमती है, आपने कभी नोटिस किया इस बात को कि हाईवे को थोड़ा सा हल्का सा एक तरफ से उठा दिया जाता है, हल्का सा इंक्लाइन कर दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसी को कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग का मतलब वो वाला बैंक नहीं, HDFC, ICICI, एक्सिस, वो वाले बैंक नहीं। यहाँ पे बैंकिंग का मतलब है कि अगर रोड सीधी है तो उसको एक तरफ से थोड़ा सा एंगल दे देते हैं, उसको कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। अब आप सोच रहे होंगे कि बैंकिंग देने से, यानी बैंकिंग करने से किस तरीके से मुड़ने में कैसे फ़ायदा होता है। एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए हम फ्रिक्शन को भूल जाते हैं। किसको भूल जाते हैं? फ्रिक्शन को भूल जाते हैं, और सिर्फ बैंकिंग को देखते हैं कि क्या विदाउट फ्रिक्शन बैंकिंग कैसे सपोर्ट कर रहा है। जैसे एक छोटा सा, ये एक हल्का सा एनिमेशन दिखाऊं मैं आपको। ये गाड़ी आई, ये बैंकिंग है,
देखिए अब यहाँ पर फोर्सेस जो लग रहे हैं उन्हें देखिए। बैंकिंग में आपने देखा कि ये गाड़ी आई, थोड़ा सा हमने इसे उठा दिया था, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? नीचे की तरफ mg लग रहा है, बिल्कुल सही है। उधर की तरफ mv स्क्वायर बाय आर लगेगा, ये भी सच है क्योंकि टर्निंग है, रोड है, घूमी हुई रोड है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उधर की तरफ लगेगा ही सही। और ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल, सच है भाई, अगर ऐसी सरफेस पर है तो परपेंडिकुलर ही लगेगा ना इसके नॉर्मल। ये तो अब आप ये देखिए, वहां पर अपन ने इससे पिछले वाले केस में देखा कि mv स्क्वायर बाय आर को बैलेंस कर रहा था फ्रिक्शन, पर यहां पर कौन बैलेंस कर रहा है दोस्तों? क्या आपको दिखाई दे रहा है कोई फोर्स उसके एकदम जस्ट पीछे? मुझे तो दिख रहा है, देखें कौन है, देखिए जरा ध्यान से। अगर आप ध्यान से देखें तो मान लिया जाए कि ये जो एंगल है, ये जो बैंकिंग का एंगल है, इसे मैं थीटा एंगल बोल देता हूं। मान लो थीटा एंगल से इंक्लाइन किया है और इसे हम थोड़ा सा एक्सिस बना देते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जिससे कि अपने फोर्सेस को रिजॉल्व कर पाएं। अगर ये एंगल थीटा है दोस्तों, तो ये एंगल, ये जो नॉर्मल लग रहा है, इसे थोड़ा सीधी लाइन में ले आता हूं, ये नॉर्मल का एंगल कितना होगा बता सकते हैं क्या? देखिए अपने आप सोचिए कि भाई ये कितना होने जा रहा है, क्योंकि ये थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? ये थीटा होगा, ये एंगल, मतलब उसे अगर मैं यहां पर ज्वाइन करूं तो ये थीटा ही हो जाएगा। ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये थीटा हो जाएगा। देखिए मेरे ख्याल से इजी कैलकुलेशन है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये थीटा होगा, तो इसका मतलब है कि इसका जो इधर कंपोनेंट जाने वाला है वो होगा n cos थीटा, और इसका जो इधर कंपोनेंट जाने वाला है वो होगा n sin थीटा। ध्यान से देखें तो mv स्क्वायर बाय आर को कौन बैलेंस कर रहा है? mv स्क्वायर बाय आर को बैलेंस कर रहा है n sin थीटा। तो इक्वेशन लिख दें हम, mv स्क्वायर बाय आर को बैलेंस कर रहा है n sin थीटा, और आपका ये n cos थीटा तो इधर mg को बैलेंस करेगा। ठीक है, तो यहां पर सीधा सीधा सा स्पष्ट रिलेशन आ गया, और यहां से v स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी n sin थीटा बाय इधर r आ जाएगा और m नीचे आ जाएगा, ये वेलोसिटी आ जाएगी। अब यहां पर दिक्कत क्या है? यहां पर दिक्कत ये है कि नॉर्मल इज अ कांस्टेंट वैल्यू, साइन थीटा, थीटा भी एक फिक्स्ड है, कांस्टेंट वैल्यू है। अगर आप देखें तो r भी फिक्स्ड है, आप देखें तो m भी फिक्स्ड है, यानी ये सारी तो फिक्स्ड वैल्यू हैं। इसका मतलब है यहां से आपको v की एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब है कि अगर आपको खाली बैंकिंग के सहारे टर्न करना है तो आपको सिर्फ एक वेलोसिटी से टर्न करना होगा। मान लो अगर फ्रिक्शन हम अपने सिनेरियो से हटा दें, सिर्फ बैंकिंग रखें, तो रोड पर क्या लिखा आएगा? जब टर्निंग आएगी तो उससे पहले एक मार्क होगा कि इस रोड पर आप खाली 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही जा सकते हैं। अगर 56 भी हुआ तो टर्न नहीं कर पाएंगे, गाड़ी स्किड कर जाएगी। अगर स्पीड बढ़ गई तो ऊपर वाला ये वाला फोर्स बढ़ जाएगा, ये वाला फोर्स बढ़ जाएगा तो गाड़ी ऊपर की तरफ निकल जाएगी। समझ रहे मेरी बात को? सिर्फ एक ही स्पीड से जा सकते हैं तो बहुत भारी काम है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो यहां पर हमारी हेल्प कौन करता है? तो यहां पर हमारी हेल्प कौन करने वाला है? ऑब्वियसली यहां पर हमारी हेल्प फ्रिक्शन करेगा दोस्तों। खाली नॉर्मल से तो काम नहीं चलेगा, वो तो हमने देख लिया कि वहां पर तो एक कांस्टेंट वेलोसिटी आ रही है, हमें तो पूरा एक ब्रैकेट चाहिए, वो ब्रैकेट देगा हमें फ्रिक्शन। यानी कि हमारे दो हेल्पर्स हो गए यहाँ पर, एक तो फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन के साथ अगर मैंने बैंकिंग भी कर दी रोड की तो वो भी मेरी बहुत हेल्प करने वाला है। अब यहाँ पर ये देखेंगे कि बैंकिंग और फ्रिक्शन दोनों मिलके किस तरीके से हमें पूरी एक वेलोसिटी का ब्रैकेट दे देते हैं। ब्रैकेट मतलब v मिनिमम से लेकर v मैक्सिमम तक। अब आप सोच रहे होंगे कि यार v मैक्सिमम तो समझ में आ रहा है, पर v मिनिमम भी चाहिए? बिल्कुल चाहिए। जरा ध्यान से देखिए क्यों। एक सबसे पहला एक केस लेता हूं कि मान लो टर्निंग पर आपकी गाड़ी आ रही है और गाड़ी रुकी हुई है, v0 है। अब अपने आप सोचिए कि जैसे बैंकिंग कर रखी है और अगर गाड़ी रुकी हुई है तो गाड़ी किधर जाएगी दोस्तों? देखिए ये तो अंदाजा लगा सकते हैं किधर जाएगी, इधर जाएगी, दिख रहा है। तो यानी कि आपकी गाड़ी जो है वो नीचे की तरफ जाने लगी है। अगर v0 रखें तो कोई वेलोसिटी ना दें तो बिल्कुल एकदम नीचे की तरफ फिर चल जाएगी। अब अगर मैं यहां पर फ्रिक्शन भी ऑब्वियसली रखेंगे, अगर फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन कौन सा होगा? अपने आप सोचिए
कि अगर गाड़ी नीचे खिसकेगी तो फ्रिक्शन चाहेगा कि वो उसके मोशन को अपोज करे। तो अपोज करे मतलब फ्रिक्शन का डायरेक्शन ऊपर की तरफ रहना चाहिए, तो फ्रिक्शन अपवर्ड्स एक्ट करेगा इस केस में, जैसा कि यहां पर दिखाया गया है। समझ में आ रही है बात मित्रों? और इस पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे? ऑब्वियसली और नॉर्मल भी लगेगा, mg भी लगेगा। अभी वेलोसिटी तो नहीं है, लेकिन वेलोसिटी आएगी तो mv²/r भी लगेगा। सच है। चलिए अब दूसरा केस देखते हैं। थोड़ा सा वेलोसिटी को बढ़ाया जाए। अभी तो वेलोसिटी 0 थी, अब वेलोसिटी को थोड़ा बढ़ाते हैं। अगर मैंने वेलोसिटी को थोड़ा सा इंक्रीज किया, नाउ एज वी आर इंक्रीजिंग वेलोसिटी, अगर मैं वेलोसिटी को थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा और अब इसका एफबीडी बनाऊं, तो नीचे तो लग रहा होगा mg, ऑब्वियसली फ्रिक्शन इधर की तरफ लग रहा होगा, नॉर्मल लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। वेलोसिटी आ चुकी है तो अब सेंट्रीफ्यूगल भी लग रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, mv²/r, r इज द रेडियस ऑफ दैट टर्निंग, यही लग रहे होंगे। और इसके साथ साथ एक फ्रिक्शन भी ऊपर की तरफ लग रहा है। अब आप देखें तो mg के जब कंपोनेंट्स निकालेंगे, लेट अज्यूम दिस एंगल बी थीटा, तो हम जानते हैं mg के जो कंपोनेंट्स आएंगे वो इस डायरेक्शन में आएंगे। mg sin थीटा आता है इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ, और इस डायरेक्शन में क्या आता है? mg cos थीटा। समझ में आ रहा है ना मित्रों? अब अगर आप देखो तो नॉर्मल जो है किस किस को बैलेंस करेगा? अगर इधर mg cos थीटा का एक कंपोनेंट है तो mv²/r के भी तो कंपोनेंट आएंगे इधर। तो mv²/r, सबसे पहले तो ये देखो कि यहाँ एंगल क्या है। इसको एक काम करता हूँ, थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ आगे की तरफ। दिखाई दे रहा है आपको? कलर समझ में आ रहा है? तो ये जो एंगल है, ये एंगल, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। mv²/r का इधर का कंपोनेंट क्या आएगा इस डायरेक्शन का? वो होगा mv²/r cos थीटा। भाई ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है, तो इधर यही आने वाला है। तो नीचे इस डायरेक्शन में क्या कंपोनेंट आएगा? mv²/r sin थीटा। बहुत सारे फोर्स हो गए हैं यहाँ पर। मैं एक काम करता हूँ, इन सभी फोर्सेस को अलग से यहाँ पर दिखा देता हूँ, जिससे कि बहुत बेटर रूप में आपको समझ में आ जाए। मान लो ये आपकी कार है, ये आपका ये वेज है थीटा एंगल वाला, ठीक है। तो अब रिजॉल्व्ड कंपोनेंट्स के फॉर्म में इधर लग रहा है mg sin थीटा, इधर लग रहा है नॉर्मल, इधर लग रहा है mg cos थीटा, और mv² और इधर लग रहा है mv²/r sin थीटा, ठीक है। और इधर की तरफ फ्रिक्शन था ही सही, तो फ्रिक्शन को मैं ऊपर की तरफ दिखा दे रहा हूं, इधर लग रहा है फ्रिक्शन। सबसे पहले तो ये सारे कंपोनेंट, एक बार ये सारे कंपोनेंट्स देख लीजिए। अब जरा देखिए इस डायरेक्शन में अलोंग द रोड के डायरेक्शन में अगर मैं देखूं तो नीचे तो लग रहा है mg sin थीटा ये, और ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? ऊपर लग रहा है एक तो फ्रिक्शन और एक mv²/r cos थीटा, यानी कि mg sin थीटा को बैलेंस करने वाले ये दोनों फोर्स हैं, फ्रिक्शन प्लस mv²/r cos थीटा। तो ये इक्वेशन मेंटेन होने की कोशिश करेगी दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर जैसा मैंने कहा कि पहले तो गाड़ी नीचे स्लिप करने जा रही थी, फिर आपने थोड़ी सी वेलोसिटी देने की कोशिश की, थोड़ी सी वेलोसिटी बढ़ाई, तो उस हिसाब से ये इक्वेशन बन जाएगी। पर अभी भी ऐसा जरूरी नहीं है कि ये mg sin थीटा यही तो वो कंपोनेंट है जो इस गाड़ी को नीचे खींच रहा था, कि इस कंपोनेंट को क्या है अभी भी ये दोनों मिलकर बराबर कर पाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। वो डिपेंड करेगा वेलोसिटी के ऊपर कि ये वेलोसिटी कितनी है। तो सबसे पहली चीज कि मैं वो v मिनिमम निकालूं जिस पर कि ये गाड़ी यहीं रुक जाए, मतलब वो जो नीचे स्लिप कर रही थी नीचे स्लिप ना करे। तो सीधी सी बात है कि जब ये स्लिप कर रही थी तो स्लिपिंग के टाइम पे फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू लेता है μ/n। आप जस्ट उस बाउंड्री कंडीशन को मानिए कि अब स्पीड इंक्रीज करते करते आप उस v मिनिमम तक पहुंच गए हैं, जहां पर ये मिलकर दोनों मिलकर mg sin थीटा को बैलेंस कर रहे हैं। समझ रहे हैं मित्रों? तो लेट अज्यूम द केस ऑफ दैट v इक्वल्स टू v मिनिमम, जिस पर कि ये बैलेंस हो रही है, और यहां पर फ्रिक्शन की वैल्यू μ/n होगी। बिल्कुल सच बात है, सही है ना। और n ये रहा, n किसको बैलेंस कर रहा है? mg cos थीटा को और mv²/r sin थीटा को।
तो यहाँ से आप n की इक्वेशन लिख सकते हैं mv² बाय r साइन थीटा प्लस mg कॉस थीटा। ये आपका नॉर्मल की वैल्यू निकल गई है। इस नॉर्मल को हमने बैलेंस कर दिया है और यहाँ पर ये फ्रिक्शन की जो वैल्यू है म्यू एन, इस नॉर्मल की वैल्यू को मैं यहाँ पुट करने जाऊँगा। पुट करने के बाद यहाँ से मेरी वी मिनिमम निकलेगी। जो वी आएगी वो वी मिनिमम ही होगी। देखें क्या आएगी, सॉल्व करके देखें। चलिए एक बार देखते हैं। यहाँ पर अगर मैं ये वैल्यूज़ डालूँ तो ये बनेगा एम जी साइन थीटा इक्वल्स टू, फ्रिक्शन की जगह मैंने डाला म्यू एन, म्यू और एन की जगह ये वैल्यू डाली mv² बाय r साइन थीटा प्लस mg कॉस थीटा प्लस mv² बाय r कॉस थीटा। बस डाल दिया। अब एक काम करिए, v² यहाँ पर भी है, v² यहाँ पर भी है, चारों तरफ से कॉमन ले लीजिए। ठीक है, उन्हें एक तरफ ले लो और बाकी टर्म्स को एक तरफ लिख दो। एक काम करें, mm तो काट ही देना, सब में m तो आ ही रहा है, तो mm काट देते हैं। ये m, ये m, ये m, ये m तो कट गया और इधर आएगा g साइन थीटा माइनस, इधर बचेगा माइनस म्यू g कॉस थीटा। उधर क्या क्या बचने वाला है, v² बाय r कॉमन ले लो, अंदर बचेगा म्यू साइन थीटा और इधर बचेगा प्लस कॉस थीटा। ध्यान से देखिए, ऐसी बन गई इक्वेशन। और यहाँ से आप इसको नीचे ले जाइए तो ये v² की इक्वेशन आ जाएगी। v² क्या आएगा निकल कर, r इधर आ जाएगा, g कॉमन आ जाएगा, इधर बनेगा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा अपॉन म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। देखिए दोस्तों, ये निकल गई आपकी वेलोसिटी और ये अंडर रूट लगा देंगे तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, ये हटा दो यहाँ से और यहाँ अंडर रूट लगा दो। समझ में आ रही है बात। और ये जो पूरा फॉर्मूला निकल कर आया, ये आपका वी मिन का फॉर्मूला है। मतलब मिनिमम इतनी वेलोसिटी तो आपको चाहिए ही चाहिए वहाँ पर हाईवे पर। आ गई बात समझ में दोस्तों। तो ये है आपका वी मिन का फॉर्मूला। अब कई बार कई जगहों पर इसे थोड़ा सा और मैनिपुलेट किया गया है। अगर मैं इसे ऊपर नीचे कॉस थीटा से डिवाइड कर दूं तो यहाँ टेन थीटा आ जाएगा माइनस म्यू अपॉन म्यू टेन थीटा प्लस 1। तो वैसे भी लिखा जा सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पहले तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर मैंने क्या क्या किया है। क्लियर है। अब आगे बढ़ें। अभी हमने थोड़ी सी वेलोसिटी बढ़ाई थी, बस थोड़ी सी वेलोसिटी बढ़ाई तो ये वी मिनिमम आ गया, जिस पर कि गाड़ी नीचे स्लिप करने से रुक जाएगी। ठीक है दोस्तों। अब अगर मैं थोड़ा वेलोसिटी को और बढ़ाऊं, अगर मैं अब थोड़ा वेलोसिटी को और बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, अपने आप सोचिए। वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो ये ऊपर का कंपोनेंट जो है mv² बाय r cos थीटा का जो कंपोनेंट है वो इंक्रीज होगा, यानी इस पर ऊपर की तरफ फोर्स बढ़ेगा। अगर इस पर ऊपर की तरफ फोर्स बढ़ेगा तो फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को, जो फ्रिक्शन है, क्योंकि हम तो mg साइन थीटा को ही बैलेंस कर रहे हैं ना, अगर ये चीज़ बढ़ रही है तो फ्रिक्शन की वैल्यू, फ्रिक्शन की ज़रूरत फील नहीं होगी, फिर फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को कम करना शुरू कर देगा। और बढ़ाई और बढ़ाई और बढ़ाई, एक समय ऐसा आएगा जब फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को बिल्कुल ख़त्म कर देगा, मतलब वैनिश हो जाएगी वो चीज़ वहाँ से। एट सर्टेन वी फ्रिक्शन वैनिशेज, मतलब अगर मैं देखूं ये वो कंडीशन है, ये वो पर्टिकुलर वी वेलोसिटी है, इस पर नीचे आपका इस पर नीचे आपका mg लग रहा होगा, यहाँ mg लग रहा होगा, यहाँ इसका कंपोनेंट होगा mg साइन थीटा, बिल्कुल होगा, यहाँ पर नॉर्मल होगा, बिल्कुल होगा, यहाँ पर जैसे आपका mv² बाय r लग रहा था वो अभी भी लग रहा होगा, और इसका जो कंपोनेंट आया था ऊपर mv² बाय r cos थीटा वो भी अभी भी होगा। बट अब फ्रिक्शन नहीं होगा। देखिए ये वो वेलोसिटी है जिस पर कि फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा है दोस्तों। समझ में आई बात। यानी ऐसी भी एक वेलोसिटी आती है, ये भी ध्यान रखिएगा, ऐसी भी एक वेलोसिटी आती है जिस पर कि फ्रिक्शन एक्ट नहीं करता है। कई बार सवाल पूछ लेता है, तो इसमें अपन क्या करेंगे, अगर वो पूछ ले कि बताओ कौन सी वेलोसिटी पर फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा है बताओ, तो अपन क्या करेंगे कि डायरेक्टली इसको बैलेंस कर देंगे। mv² बाय r cos थीटा
दिस इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा। बस ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, फ्रिक्शन है ही नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर एम एम काट देंगे तो ये आएगा वी स्क्वायर इक्वल्स टू आर जी टेन थीटा। देखिए अंडर रूट ले लीजिए, v इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। ये वो वेलोसिटी है जिस पर फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर रहा, नो फ्रिक्शन, जरूरत ही नहीं है फ्रिक्शन की, इतनी वेलोसिटी नहीं, अपने आप फोर्स दे दिया ऊपर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझे बात को। अब और बढ़ाया। अब मानो दोस्तों आपने वेलोसिटी को अब थोड़ा और बढ़ा दिया, हम बढ़ाते चले जा रहे हैं लगातार वेलोसिटी, और हर वेलोसिटी पे जो अलग अलग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं गाड़ी में वो सब एनालाइज कर रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है। अब वेलोसिटी को हमने और बढ़ा दिया, तो अगर हमने वेलोसिटी को और बढ़ा दिया दोस्तों, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये वाला जो कंपोनेंट है एम वी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा, ये और इंक्रीज हो जाएगा। यानी कि अभी इससे पहले तो ये इसको बैलेंस कर रहा था एम जी साइन थीटा को, बट अब ये और इंक्रीज हो गया, यानी इस गाड़ी की टेंडेंसी हो गई कि अब ये ऊपर स्लिप कर जाए। पर अभी तो रोड पर फ्रिक्शन मौजूद है, तो अब क्या करेगा, फ्रिक्शन अपना डायरेक्शन चेंज कर देगा। जी हाँ दोस्तों, जब आपकी स्पीड नीचे से ऊपर जाती है तो आपको तो नहीं पता चलता गाड़ी चलाते समय ये, पर आपके टायरों को पता चलता है कि फ्रिक्शन अपने डायरेक्शन चेंज कर रहा है। पहले जो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग रहा था, अब वो फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन को तो इसे बैलेंस करना है ना, स्लिप नहीं करने देना चाहता वो। तो अब क्या इक्वेशन बनेगी, अब आप जैसा कि देख पा रहे हैं, अब सिंपल है कि इसको बैलेंस किया जा रहा है, यानी कि एम वी स्क्वायर बाय आर cos थीटा, दिस इज बैलेंस्ड बाय फ्रिक्शन एंड एम जी साइन थीटा, फ्रिक्शन प्लस एम जी साइन थीटा। ठीक है भाई साहब, फ्रिक्शन ने बैलेंस कर दिया, पर आप मानने वाले थोड़े ही हैं, आप तो वेलोसिटी और बढ़ाएंगे। आपने वेलोसिटी और बढ़ाई, फ्रिक्शन भी कहाँ मानने वाला है, वो भी स्मार्ट फोर्स है, उसने भी अपने आप को बढ़ाया, लेकिन आप जानते थे कि फ्रिक्शन की तो एक लिमिट है, तो फ्रिक्शन तो अपनी उस लिमिट के बाद क्रॉस नहीं कर सकता, और वो लिमिट क्या है, अभी देखा भी था कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू इंटू एन, इससे ज़्यादा नहीं जा पाएगा। तो ये मैक्सिमम आ गई, अब वो वेलोसिटी आ गई जहां पर फ्रिक्शन बस अब इससे ज़्यादा नहीं लग सकता। हाँ दोस्तों, यही है वी मैक्स। इसके बाद अगर आपने वेलोसिटी बढ़ाई तो फ्रिक्शन भी अब आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा, वो भी आपकी वेलोसिटी ऊपर वाले फोर्स को बैलेंस नहीं कर पाएगा, और आपकी गाड़ी आगे की तरफ स्लिप कर जाएगी। देखा होगा आपने कई बार, बहुत तेजी से गाड़ी घुमाते हैं तो पीछे की तरफ स्लिप कर जाती है, और यही वो कारण है। आ रही है बात समझ में? तो अब हम निकालने वाले हैं वी मैक्स। वी मैक्स मतलब वो वेलोसिटी बस जिस पर फ्रिक्शन अब अपने अंतिम छोर पर पहुंच गया है, यानी पूरी वेलोसिटी पूरा मैग्नीट्यूड ले चुका है। अब यहां पर एन की वैल्यू वही जो पहले थी। कौन कौन सी वैल्यूज हैं, एक तो एम वी स्क्वायर बाय आर साइन थीटा, और एम जी का भी एक कॉम्पोनेंट होगा इधर की तरफ, दैट इज एम जी कॉस थीटा। इन दोनों को बैलेंस कर रहा है नॉर्मल, तो नॉर्मल की वैल्यू लिख देता हूं मैं यहां पर, एक तो एम जी कॉस थीटा प्लस एक एम वी स्क्वायर बाय आर साइन थीटा। देखिए इनको बैलेंस कर रहा है। अब ये वैल्यू फ्रिक्शन की यहां डाल देते हैं और वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे अभी किया था। एम वी स्क्वायर बाय आर कॉस थीटा इक्वल्स टू फ्रिक्शन म्यू एन, एंड म्यू एन की जगह ये लिखेंगे एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर साइन थीटा प्लस एम जी साइन थीटा। लिख दिया, एम काट दिया जाए, बिल्कुल काट दिया जाए, ये एम काट दिया। अब v स्क्वायर एक तरफ ले जाओ, बाकी सब एक तरफ, तो v स्क्वायर बाय आर को मैंने एक तरफ ले लिया, यहाँ मुझे मिला कॉस थीटा माइनस यहाँ से मुझे मिलेगा माइनस म्यू साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से मिला आपको म्यू जी कॉस थीटा प्लस जी साइन थीटा, यहाँ से मिला आपको जी साइन थीटा। ध्यान से देखिए, ठीक है। अब यहाँ से v स्क्वायर आप निकाल देंगे, g को चाहें तो यहाँ से कॉमन निकाल लें, तो ये हो जाएगा आर जी म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन, ये वैल्यू आ गई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, बिल्कुल सही। और यहाँ से ये अंडर स्क्वायर हटाकर अंडर रूट लगा देते हैं,
जी हाँ दोस्तों, यही वो वेलोसिटी है जो आपकी वी मैक्स कहलाएगी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर वी मैक्स। हमने वी मिन निकाल ली, हमने वी मैक्स निकाल दी। वी मिन से लेकर वी मैक्स तक का ही ब्रैकेट अलाउेबल स्पीड का ब्रैकेट होता है। किस तरीके से निकालिए आप सभी को समझ में आ गई होगी। यही वो फॉर्मूला है, ध्यान से देख लीजिए। एग्जाम पर्पस के लिए आप फॉर्मूला डायरेक्टली याद कर लीजिए, बाकी अगर कहीं पर बीच में कुछ घुमाएगा फिराएगा तो पूरा प्रोसीजर भी मुश्किल नहीं, आराम से समझ सकते हैं। क्लियर है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। तो फिर अब आगे क्या होने वाला है, अब आगे अगर आपने वेलोसिटी बढ़ाई तो फिर तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी दोस्तों। देखो ये गाड़ी फिर ऊपर की तरफ स्किड करनी शुरू कर देगी लाइक दिस, और उधर खाई होगी तो खाई में पलट जाएगी। समझे? उम्मीद है आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, ये तो मैं कंफर्मली कह सकता हूं, पर आपको समझ भी आया होगा ऐसी भी मैं उम्मीद करता हूं। थ्रू सम एनिमेशंस, थ्रू विद एफर्ट्स, सम एफर्ट्स, मैंने इस टॉपिक को सरल बनाने का भरपूर प्रयास किया है। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलेंगे कोई अच्छे से कंसेप्ट के साथ नई वीडियो में। आज हम यही समाप्त करते हैं और यति क्लासेस के साथ बने रहिए। अपने दोस्तों को और रिलेटिव सबको सब्सक्राइब कराइए, ज्वाइन कराइए यति क्लासेस का चैनल। हम नई नई कुछ ना कुछ वीडियोस लेकर आते रहेंगे आपके साथ। थैंक यू।